नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है इसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। अरस्तु एक महान विचारक है जिसने राजनीति को वैज्ञानिकता का स्वरूप प्रदान किया। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ऐसा पहला विचारक है जिसने राजनीति को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे पूर्व जितने भी विचारक हुए हैं उन्होंने राजनीति को के विचारों में दर्शन को अत्यधिक महत्व दिया, लेकिन अरस्तु के द्वारा प्रथम बार या पहली बार राजनीति में विज्ञान को महत्व देते हुए वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को, वैज्ञानिक पद्धतियों को, वैज्ञानिक तकनीक को महत्व देते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु ने न केवल राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, बल्कि उस समय लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक कहने के पीछे निम्नलिखित आधार मानते हैं। निम्नलिखित आधारों के माध्यम से कह सकते हैं कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु की जो विचारधारा है, अरस्तु की जो विचार है, उनमें निम्नलिखित वैज्ञानिक स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। उन वैज्ञानिक स्वरूप के कारण अरस्तु की जो विचारधारा है उसे वैज्ञानिकता का जो स्वरूप प्राप्त है। और अरस्तु की जो विचारधारा है वो विचारधारा वैज्ञानिक स्वरूप क्यों लिए हुए हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे आज हम चर्चा करेंगे। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहलाता है, उसे किस लिए राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु की जो विचारधारा है वो जो वैज्ञानिक स्वरूप लिए हुए है, उसने राजनीति की सभी संस्थाओं पर जो विचार प्रस्तुत किए और राजनीति की सभी आवश्यक विषय वस्तुओं पर चर्चा करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया और उन विचारों में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और ये भी कहा जाता है कि उसकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व लगभग 158 देशों के संविधानों को उस अरस्तु के द्वारा अध्ययन किया गया और अध्ययन करने के बाद अनुभव के आधार पर तुलनात्मक पद्धति को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। अगला, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पेश करना। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो विचार अत्यंत स्वतंत्र रूप से लिए हुए हैं। इससे पूर्व जो भी विचार पहले के विचारकों ने जो दिए, राजनीति के संबंध में जो विचार पहले हुए हैं और उन्होंने जो विचार अपने प्रस्तुत किए, उन विचारधारा में अत्यधिक बंधन दिखाई देते थे और वो विभिन्न व्यवस्थाओं में, विभिन्न विचारधाराओं में जकड़ी हुई थी। लेकिन अरस्तु के जो विचार हैं स्वतंत्र विचारधारा के रूप में दिखाई देते हैं और ये बंधनों से मुक्त विचारधारा दिखाई देती है। और वैज्ञानिकता के जो सभी आवश्यक दशा हैं इनकी विचारधारा में दिखाई देती है। इस कारण से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला, यथार्थवादी विचारक। अरस्तु की जो विचारधारा है यथार्थवादी विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा है। व्यवहारिकता का प्रमुख स्थान दिया गया है। अरस्तु की जो विचारधारा है वैज्ञानिकता की सभी दशाओं का प्रयोग करते हुए अरस्तु ने विचार प्रस्तुत किए और अरस्तु की जो विचारधारा है उसमें दर्शन का जो इस्तेमाल है, दर्शन का जो प्रयोग है वो कम से कम किया गया है। अरस्तु ने तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अरस्तु की जो विचारधारा है उसमें वैज्ञानिकता की सभी आवश्यक दशाएं हैं, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों में वैज्ञानिकता के सभी दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। अरस्तु की जो विचारधारा है उसमें तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, अनुभववादी व्यवस्था, साथ में आगमनात्मक पद्धति दिखाई देती है। और अरस्तु ने जो विचार प्रस्तुत किए वह उस समय बिल्कुल नए स्वरूप में थे और उस समय इस तरीके से किसी ने भी अपने विचार प्रस्तुत
नहीं किए थे। अरस्तु पहला विचारक है जिसने वैज्ञानिक स्वरूप को ध्यान में रखते, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए, और वह विचार उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अत्यंत उपयुक्त रहते हैं। अगला, राज्य को पूर्ण सिद्धांत देते हुए क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। अरस्तु के जो विचार है राज्य के पूर्ण सिद्धांत और क्रमबद्ध रूप लिए हुए। अरस्तु ने राज्य के संबंध में राज्य का स्वरूप, राज्य के उद्देश्य, राज्य के कार्य, दासता, संविधान, क्रांति, नागरिकता आदि संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए वह अत्यंत क्रमबद्ध है। इससे पूर्व किसी भी विचारक ने राज्य के विभिन्न विषयों पर विचार प्रस्तुत नहीं किए। अरस्तु पहला विचारक है जिसने राज्य के सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को, सभी विषयों को छुआ है और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर विचार प्रस्तुत किए, और राज्य के लिए जो ये विचार प्रस्तुत किए वह अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहे। अगला, सरकार के अंगों का निरूपण। अरस्तु के द्वारा सरकार के अंगों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई है, विचार प्रस्तुत किए गए। वर्तमान समय में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और अरस्तु के द्वारा जो भी विचार प्रस्तुत किए गए, उनकी जो विचारधारा है उसमें सरकार के इन तीनों अंगों के का वर्णन किया गया, और जो तीनों अंगों का वर्णन किया गया है वह वर्तमान सरकार के अंगों के बिल्कुल समीप बैठते हैं। इन सरकार के अंगों के साथ साथ उनके कार्यों का भी वर्णन किया गया है, सरकार के जो अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे और उन्हें किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा, इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए गए। साथ में सरकार के अंग आपस में किस प्रकार से सामंजस्य की स्थापना को लेकर कार्य करेंगे, एक दूसरे पर किस प्रकार से नियंत्रण रखेंगे, इसके बारे में भी अरस्तु ने विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु के जो विचार हैं सरकार के अंगों के साथ साथ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। अगला, राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रस्तुत करना। अरस्तु ने राजनीतिक संस्थाओं में आर्थिक तत्व को भी महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु का मानना है कि राज्य में आर्थिक तत्व का होना राज्य के विकास के लिए आवश्यक है। राज्य में यदि अव्यवस्था होती है उसके पीछे भी निश्चित रूप से आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः आर्थिक तत्व को महत्वपूर्ण मानते हुए अरस्तु ने इस जो राज्य का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी स्वरूप और विकासवादी स्वरूप को महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु का मानना है कि आर्थिक तत्व का इस्तेमाल, आर्थिक व्यवस्था का इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के अधिक से अधिक कल्याण के लिए आर्थिक तत्व का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और राजनीति में आर्थिक तत्व का जो स्थान है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने क्रांति संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए, उन क्रांति संबंधी विचारों में आर्थिक तत्व को भी क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना है, क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहरा है। अतः आर्थिक तत्व को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए और इसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति के अंतर्गत अरस्तु के जो विचार हैं वैज्ञानिकता के स्वरूप लिए हुए हैं, वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उस अरस्तु की जो विचारधारा है उसमें वैज्ञानिकता का स्वरूप के साथ साथ वैज्ञानिक व्यवस्थाओं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अरस्तु से पूर्व किसी भी विचारक ने इतने क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं। अरस्तु पहला विचारक है जिसने राजनीति में क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से विचार प्रस्तुत करते हुए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया और तुलनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने विचार प्रस्तुत किए। अतः अरस्तु के जो विचार हैं वो वैज्ञानिक स्वरूप लिए हुए, उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यही कारण है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। धन्यवाद।